ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स में जीवन की खोज एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन है। क्या आप जानते ब्रह्मांड में जीवन खोजने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? जीवन की खोज के लिए किन किन चीजों और परिस्थितियों की खोज की जाती है? जीवन यानी कि लाइफ मिलने की संभावना और अन्य ग्रहों और उनके चंद्रमाओं सहित कहां-कहां खोज की जा रही है? ब्रह्मांड में जीवन की तलाश के लिए कौन कौन से मिशन किए जा रहे हैं? ब्रह्मांड में जीवन की खोज में क्या क्या चुनौतियां हैं? नासा ने सौरमंडल में ही कैसे खोज लिया एक्सोप्लैनेट जहां पनप रहा है जीवन? इस ब्रह्मांड में जीवन हमारी पृथ्वी के अलावा यानी एलियन की खोज करने वाले एस्ट्रोनॉमर्स को एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट कहा जाता है और इस सब्जेक्ट को कहा जाता है एस्ट्रोबायोलॉजी। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स में जीवन यानी कि लाइफ कहां और कैसे हो सकता है। इसके अंतर्गत बहुत सारे विषयों पर अध्ययन किया जाता है। जीवन के लिए आवश्यक तत्व जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर की उपस्थिति और उनकी उपलब्धता का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी पर जीवन कैसे और कब प्रारंभ हुआ और इसके प्रारंभिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। इससे अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना को समझने में सहायता मिलती है। अन्य ग्रहों और उपग्रहों का अध्ययन, सौरमंडल के अन्य ग्रहों और उनके उपग्रहों का अध्ययन भी किया जाता है, जैसे मंगल ग्रह, बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा, शनि के उपग्रह टाइटन आदि। इन जगहों पर जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियों की खोज की जा रही है। एक्सोप्लैनेट्स की खोज, सौरमंडल के बाहर के ग्रहों की खोज की जाती है जो अपने तारे के गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित होते हैं। यह हैबिटेबल जोन भी कहा जाता है जहां जीवन के लिए उपयुक्त तापमान हो, जहां पर पानी तीनों फॉर्म में अवेलेबल हो, यानी कि भाप, तरल और सॉलिड तीनों फॉर्म में। बायोसिग्नेचर्स, उन संकेतों की खोज की जाती है जो जीवन की उपस्थिति के प्रमाण हो सकते हैं, जैसे वायुमंडलीय गैस का असामान्य अनुपात, जैविक अणुओं की उपस्थिति आदि। रेडियो सिग्नल और SETI यानी सिटी, अन्य बुद्धिमान जीवन रूपों की खोज के लिए रेडियो सिग्नल्स की जांच होती है। जैसे सिटी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस परियोजनाएं इस दिशा में काम कर रही हैं। नासा के मार्स रोवर जैसे कि क्यूरोसिटी और परसिवरेंस मंगल ग्रह की सतह पर जीवन के संकेत खोज रहे हैं। नासा का केपलर स्पेस टेलीस्कोप कई एक्सोप्लैनेट्स की खोज कर चुका है, जिनमें से कुछ गोल्डीलॉक्स जोन में आते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यह आने वाले समय में और भी अधिक संवेदनशीलता के साथ एक्सोप्लैनेट्स और उनकी वायुमंडलीय संरचना का अध्ययन करेगा। अब समझते हैं कि चुनौतियां क्या हैं। ब्रह्मांड की विशालता और जीवन के लिए उपयुक्त स्थानों की दुर्लभता, जीवन के विभिन्न संभावित रूपों की समझ की सीमाएं, पृथ्वी से बाहर जीवन की खोज के लिए तकनीकी और वैज्ञानिक संसाधनों की भी एक सीमा है, यानी कि हम एक सीमित स्थान तक ही ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद तो फिर हम कोई भी चीज इकट्ठी नहीं कर सकते, या फिर यदि हमें कई प्रकाश वर्ष की दूरी पर यदि कोई जीवन के संकेत मिल भी जाते हैं तो उसकी पुष्टि करना बड़ा मुश्किल होता है। इस प्रकार ब्रह्मांड में जीवन की खोज एक अत्यंत रोमांचक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है जो भविष्य में हमें अनेक महत्वपूर्ण खोजों और नए दृष्टिकोणों से अवगत कराता रहेगा। पर क्या आप जानते कि सोलर सिस्टम में एक दूसरा ग्रह भी खोज लिया गया है? एक ऐसा पिंड खोज लिया गया है जो रहने के लिए धरती से भी अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद इसका कोई नाम तक नोटिस नहीं कर पाया। इसका नाम है कैलिस्टो, जो कि जुपिटर का दूसरा सबसे बड़ा चांद है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कैलिस्टो आईसी सरफेस के नीचे पूरा का पूरा समुद्र छिपाए बैठा है, जिसका प्रयोग जल्द ही रॉकेट प्रोपेलेंट्स बनाने के लिए किया जाने वाला है। एस्ट्रोनॉमर्स ने कैलिस्टो के ऊपर एक एटमॉस्फेयर को भी डिटेक्ट किया है और उनका अंदाजा है कि अगर जुपिटर से आ रही रेडिएशंस को रोक दिया जाए तो इंसान जुपिटर के चांद पर बड़ी आसानी से सांस ले पाएगा। हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से देखें तो फिलहाल धरती ही यूनिवर्स का इकलौता ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन यानी कि लाइफ एग्जिस्ट करती है। लेकिन पिछले कुछ समय में साइंटिस्टों ने यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के अंदर से कई हैबिटेबल प्लैनेट खोज निकाले हैं जो न सिर्फ सही मायने में हमारी धरती से बेहतर हैं, बल्कि यहां जाने के बाद आपको किसी सुपर ह्यूमन वाली फीलिंग आने वाली है। 5 अक्टूबर 2022 को एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट डिर्क शूक माकुक ने एक मिशन की शुरुआत की, जिसके तहत उन्होंने ऐसे प्लैनेट को टारगेट बनाया जो सभी मायनों में धरती से बेहतर थे। और आपको यकीन नहीं होगा कि उन्हें ऐसे प्लैनेट भी मिल चुके हैं, एक या दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 24। इन सुपर हैबिटेबल प्लैनेट की खोज करने के लिए माकुक और उनकी टीम ने एक अलग ऑब्जर्वेशन करने की सोची और इसके लिए उन्होंने क्राइटेरिया की एक लिस्ट बनाई। जो भी प्लैनेट क्राइटेरिया की उस लिस्ट को फॉलो कर रहा था
तब उसका सीधा सा मतलब था कि ये सुपर हैबिटेबल प्लैनेट है। जब भी कोई प्रॉपर प्लैनेटरी सिस्टम मिलता तब उसमें सबसे पहला काम होता कि वो प्लैनेट और उसके को स्टार के बीच की दूरी को मेजर करना, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि वो प्लैनेट अपने हैबिटेबल जोन में है या नहीं। अगर है तो उसमें कितना वाटर परसेंटेज होगा। हैबिटेबल प्लैनेट खोजने की अगर क्राइटेरिया की बात की जाए तो साइज एंड मास ऑफ प्लैनेट, क्योंकि किसी भी प्लैनेट का मास और साइज लाइफ को इवॉल्व होने में सुपर इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब जितना ही प्लैनेट का साइज होगा उतना ही ज्यादा मजबूत होगा इंसानों के रहने के लिए, और प्लैनेट का मास जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उस पर ग्रेविटी भी होगा, और इसी ज्यादा ग्रेविटी की वजह से वो प्लैनेट हवा को जमीन के करीब रखेगा, जिससे उसका एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा मोटा और स्टेबल रहेगा। साइज और मास वाले क्राइटेरिया के बाद हम बात करेंगे उस क्राइटेरिया की, यानी टेम्परेचर की, जिसमें इन प्लैनेट्स का तापमान धरती से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर या नीचे हो सकता है, क्योंकि धरती के मिडल वाले एरिया को ट्रॉपिकल रीजन में पनप रहे माइक्रोब्स इसी तरह के एक्सट्रीम टेम्परेचर में सरवाइव करते हैं। अब इन्हें सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट को 24 एक्सोप्लैनेट में से 2 ऐसे सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स मिले जिनका सरफेस टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर दोनों ही धरती से बेहतर है। इनमें से एक है लुइटेन बी प्लैनेट। इस प्लैनेट को 2017 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। तब पता चला इस पर न सिर्फ पानी है बल्कि किसी भी लाइफ फॉर्म के जिंदा रहने के लिए सभी जरूरी चीजें हैं, जैसे कि हाइड्रोकार्बन, अमीनो एसिड की भारी मात्रा मौजूद है। यह प्लैनेट इंसानों के रहने के लिए इतना अच्छा है कि रिसर्च के मुताबिक इसकी परफेक्शन के पीछे किसी एलियन का हाथ बताया जाता है। और इसी पॉसिबिलिटीज को देखते हुए अक्टूबर 2017-18 में मेडी नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्लैनेट पर कई मैसेज भेजे हैं, जिसमें एक मैसेज में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज और दूसरे मैसेज के अंदर यूनिवर्स में हमारी लोकेशन का साइंटिफिक ट्यूटोरियल है, जिससे कि अगर ल्यूटन बी पर इंटेलिजेंट लाइफ हुई तब हमें इसके बारे में एक न एक दिन जरूर पता चल जाएगा। अगला सुपर हैबिटेबल एरिया है ट्रैपिस्ट स्टार सिस्टम। कहते हैं कि धरती के रेगिस्तान में जितनी मिट्टी के कण हैं उतने ही तारे हमारे पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। अगर तारे इतने सारे तो सोचिए प्लैनेट्स कितने होंगे, और इतने अरबों खरबों प्लैनेट्स में सिर्फ हमारी धरती पर ही जीवन एग्जिस्ट करता है। ऐसा होना तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं, ये कैसे हो सकता है? हमारी धरती के करीब 39 प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसा स्टार सिस्टम मौजूद है जहां 2 नहीं बल्कि 7 धरती जैसे प्लैनेट्स अपने स्टार का चक्कर लगा रहे हैं, और इसमें से 3 प्लैनेट्स अपने हैबिटेबल जोन में ऑर्बिट कर रहे हैं। ट्रैपिस्ट 1 नाम के स्टार सिस्टम की डिस्कवरी पहली बार साल 2017 में की गई। उसके प्लैनेट्स धरती से भी ज्यादा पुराने हैं, यानी इन ग्रहों पर जो भी जीवन होगा वो हमारी धरती के जीवन से पूरी तरह से एडवांस होगा। लगभग 3 बिलियन साल तक ऑलरेडी डेवलप कर गए होंगे। अब सभी प्लैनेट्स बृहस्पति ग्रह के साइज जितने एक टाइनी रेड स्टार का चक्कर लगा रहे हैं, और स्टार हमारे सूरज के मुकाबले में काफी ठंडा है। ये प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट पर टाइटली लॉक्ड भी हैं, यानी इनकी एक साइड स्टार को फेस करते हुए हमेशा गर्म रहती है और दूसरी साइड इसका उल्टा ठंडा रहता है, और खुद अपने एक्सिस पर चक्कर नहीं लगाती। अगर ये सभी कंडीशन सही रही तो ठंड और गर्मी वाले रीजन के बीच में एक ऐसी पतली सी स्ट्रिप एरिया होगी जहां जीवन आराम से पनप सकता है। वैसे ट्रैपिस्ट सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब हैं, अगर आप इनमें से किसी एक पर भी खड़े होकर आसमान में देखेंगे तो आपको स्टार सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स अपने चारों ओर घूमते नजर आ जाएंगे। TOI स्टार सिस्टम। इस स्टार सिस्टम में 2 प्लैनेट्स इसके हैबिटेबल जोन में आते हैं, जो कि TOI 700d और TOI 700e। ये दोनों ही एक्सोप्लैनेट का मास हमारी धरती के जैसा ही है। जहां TOI 700e 28 दिन में अपने सूर्य का चक्कर लगाता है, तो वहीं TOI 700d 37 दिन में, और दोनों ही धरती के साइज के लगभग बराबर हैं। अगर इन दोनों प्लैनेट्स पर एक ही तरह का एटमॉस्फेयर हुआ तब इनका तापमान हमारी धरती से भी ज्यादा होगा, और उनकी हैबिटेबिलिटी के लिए एक गेम चेंजर है। साइंटिस्टों ने पाया कि TOI 700d पर बहुत से प्लैनेट मौजूद हैं, और अगर किसी दिन हम यहां पहुंच गए तब तो लाइफ फॉर्मिंग प्लैनेट्स हमारी धरती के जैसा ही होगा। जो सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स होंगे वो काफी पुराने होंगे, और साथ ही उसका साइज काफी बड़ा और टेम्परेचर वार्म, और धरती के मुकाबले वहां ज्यादा नमी होगी। ये प्लैनेट्स ऐसे स्टार को ऑर्बिट कर रहे होंगे जो हमारे सूरज से भी ज्यादा पुराने हैं, और इनका लाइफ स्पैन भी सूरज से लंबा होगा। ऐसा माना जाता है कि हमारा सूरज कई 10 बिलियन साल तक एग्जिस्ट करेगा, और जब बात धरती पर मौजूद जीवन की आती है तब धरती पर कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म होने में करीब 4 बिलियन साल लगे। हालांकि कुछ स्टार ऐसे हैं जिनकी लाइफ हमारे सूर्य से भी ज्यादा लंबी है,
जिसके चलते इनके प्लैनेट्स पर लाइफ को इवॉल्व होने में ज्यादा समय मिल जाता है। तब सवाल यह आता है, यहाँ एलियन लाइफ को कैसे ढूंढा जाए? फिलहाल हमारे लिए एलियन लाइफ को ढूंढना बिल्कुल भी आसान नहीं है। KOI प्लैनेट्स, ये दोनों प्लैनेट्स का नाम है। KOI 5715.01 और KOI 5554.01। अब ये दोनों ही लाइफ के इवोल्यूशन के लिए एकदम सही हैं। पहले प्लैनेट KOI 5715.01 का सरफेस टेम्परेचर धरती के मुकाबले सिर्फ 2.4 डिग्री सेल्सियस ही कम है, लेकिन साइज में धरती से 8 गुना बड़ा है। इसका मतलब लैंड सरफेस एरिया और ग्रेविटी धरती से काफी ज्यादा होगी। अब अगर पानी की बात करें तो इसके खुद के सूरज और प्लैनेट के बीच की दूरी के मुकाबले यहाँ बहुत सारा पानी मौजूद तो जरूर होना चाहिए। दूसरे, प्लैनेट का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है, जो कि आपको AC में रहने वाली फीलिंग देगा। अब यहाँ जमीन के टेक्टोनिक प्लैनेट्स की हलचल की वजह से नाइट्रोजन साइकिल लगातार चलती रहती है। अब आपको लगेगा कि नाइट्रोजन से लाइफ इवॉल्व थोड़े होगा। हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि धरती पर ऑक्सीजन का ज्यादा होना बहुत जरूरी है, लेकिन सच तो यह है कि धरती पर सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ही है। यहाँ तक कि हवा में 78% सिर्फ नाइट्रोजन ही है, और यही नाइट्रोजन प्रोटीन और DNA जैसी केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट होती है और हम इंसानों के रहने के लिए आइडियल स्टेशन पैदा करती है। टी गार्डन भी, इसको सुपर अर्थ भी कहा जाता है। यह अब तक खोजा गया मोस्ट अर्थ लाइक प्लैनेट है, और अगर इसका एटमॉस्फेयर बहुत हद तक धरती जैसा हुआ तब इसका सरफेस टेम्परेचर भी करीब 28 डिग्री सेल्सियस जितना ही होगा। हम इंसानों के रहने लायक है, और इस प्लैनेट का सूरज भी हमसे सिर्फ 12.4 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। धरती से 1800 प्रकाश वर्ष दूर सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में एक ऐसा ही एक्सोप्लैनेट है, केपलर 452b। यह एक्सोप्लैनेट 85 दिनों में अपने स्टार के चारों ओर रिवॉल्व करता है, और इसका एवरेज टेम्परेचर करीब 1.6 डिग्री सेल्सियस है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इसके सरफेस पर लिक्विड वाटर एग्जिस्ट करता है, और शायद यहाँ पर हम जैसे जिंदा जीव रह रहे होंगे, पर इसकी ग्रेविटी हमारे सपने को तोड़ देती है। केपलर 452b धरती से 60% ज्यादा मैसिव है, जिसके कारण इसकी ग्रेविटी काफी ज्यादा है। अब इतनी हाई ग्रेविटी में जीवों का जमीन पर रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन इसके एटमॉस्फेयर की हाई डेंसिटी को देखते हुए पॉसिबिलिटीज हैं कि हवा में उड़ने वाले जीव की भरमार हो। अगर हम इंसान इस एक्सोप्लैनेट पर जाते हैं तो वह न कर पाए, क्योंकि इसका एक्स्ट्रा ग्रेविटी के कारण हमारी हार्ट बीट डबल स्पीड से चलेगी। हार्ट बीट डबल स्पीड से चलने की वजह से स्ट्रोक आने का खतरा बढ़ जाएगा। हो सकता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी जो वहां पर पैदा हो वो वहां के एटमॉस्फेयर में ढल जाए और वो हमसे बेहतर जीवन जी पाए। ग्लीज 667 CC ये धरती से 24 प्रकाश वर्ष दूर स्कॉर्पियो कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है, और ट्रिपल स्टार सिस्टम वाले रेड ड्वार्फ के अराउंड रिवॉल्व करता है। हमारे ग्रह से 1.5 गुना ज्यादा वजनी ये अपने स्टार के टाइडली लॉक्ड है। इसी वजह एक साइड हमारे स्टार की ओर रहती है और दूसरी साइड पर रोशनी का नामो निशान नहीं पहुंचता। इसका नतीजा ये होता है कि एक और रेगिस्तान और बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो दूसरी ओर साल भर अंटार्कटिका की तरफ बर्फ जमी रहती है। ये दोनों साइड जिस लाइन पर मिलती हैं उसे ट्विलाइट जोन कहा जाता है, और यहाँ पर तापमान रहने लायक हो सकता है, और यहाँ लिक्विड वाटर की प्रेजेंस भी पॉसिबल है। अब क्या हम इंसान ग्लीज 667 CC के ट्विलाइट जोन में रह सकते हैं? इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। अगर कुछ दिन की बात हो तो हम इंसान आराम से रह सकते हैं, लेकिन ये एक्सोप्लैनेट अपनी यूनिक ऑर्बिट के कारण टाइडली हीटिंग शो करता है। ग्रेविटेशनल एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे प्लैनेट के इंटीरियर हीट होता है और वोल्केनोज और गीजर एक्टिव हो जाते हैं। इस कारण से सरफेस का तापमान अचानक से बहुत हाई चला जाता है और हम इंसान इतने तापमान में सरवाइव न कर पाए। साल 2005 में साइंटिस्टों के पास सैटर्न के मून टाइटन से एक सिग्नल आता है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि हमारे सोलर सिस्टम में हम इंसान के अलावा भी कोई और एलियन लाइफ मौजूद है। इस सिग्नल में कुछ ऐसा था जिससे साइंटिस्ट को टाइटन पर वाटर, हाइड्रोजन, मीथेन और नाइट्रोजन साइकिल होने के सबूत मिले। और ये सारी चीजें कोई नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि ये चीजें वही हैं जिनके कारण आज धरती पर जीवन है। और यही कारण है कि वैज्ञानिकों का कहना है कि टाइटन पर भी 100% कोई न कोई लाइफ जरूर है। अब सवाल ये उठता है, आखिर उस सिग्नल में ऐसा क्या है जो साइंटिस्ट इतना श्योर हो गए कि टाइटन पर कुछ न कुछ जरूर चल रहा है। टाइटन पर जीवन की खोज की शुरुआत साल 1944 में शुरू हो गई थी। उस समय डच अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर्स गेरार्ड कुइपर टाइटन पर जीवन की खोज कर रहे थे, और इसी दौरान उन्होंने देखा टाइटन का एटमॉस्फेयर धरती पर रहने वाले जीवों के लिए बिल्कुल आइडियल है।
15 अक्टूबर 1997 को टाइटन पर खोज के लिए कैसिनी ह्यूजेंस प्रोब लॉन्च किया गया। यह प्रोब धरती से सही सलामत लॉन्च हुआ था, लेकिन जैसे ही टाइटन के एटमॉस्फेयर में पहुंचा तो इसमें कुछ फ्रीक्वेंसी आना शुरू हो गई। वैज्ञानिकों को लगा यह फ्रीक्वेंसी कुछ दिक्कतों की वजह से आई होगी, इसलिए खुद ही जनरेट हो रही होगी, जबकि फ्रीक्वेंसी प्रोब जनरेट नहीं कर रहा था, बल्कि टाइटन के एटमॉस्फेयर से अपने आप जनरेट हो रही थी। इसके पीछे वैज्ञानिक दो कारण मान रहे थे, या तो टाइटन का एटमॉस्फेयर ये फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा था, या फिर वहां मौजूद किसी दूसरी एलियन लाइफ के कारण यह सब हो रहा था। अब प्रोब जब टेस्टिंग के लिए टाइटन की जमीन पर उतरा तो वहां उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। जब उसने टाइटन की मिट्टी की केमिकल टेस्टिंग की तो पाया गया कि टाइटन के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन फॉर्मेशन तो होता है और ये पूरे एटमॉस्फेयर में डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है, लेकिन जहां से हाइड्रोजन अपने हल्के वेट के कारण एटमॉस्फेयर में रहना चाहिए वहां से गायब हो रहा है। हैरान करने वाली बात इसलिए है क्योंकि हमारी धरती पर कुछ ऐसी स्पीसीज हैं वो धरती से हाइड्रोजन खींचकर जिंदा रहती हैं, और अगर इसे टाइटन पर दिखें तो टाइटन पर भी यही हो रहा है। टाइटन पर भी लाइफ है, हालांकि लाइफ ऑक्सीजन पर नहीं बल्कि मीथेन पर सरवाइव करती है। टाइटन पर लाइफ है या नहीं, इसको लेकर वैज्ञानिक श्योर नहीं है, पर आता है कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।